Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 4th Chemical Bonding and Molecular Structure of class 11. So बेटा आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा करना है दैट इज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे एंड इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करने से पहले, इसके पोस्टुलेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत आखिर पड़ी क्यों थी। ठीक है, वाई एमओटी क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ये आता है, वाई एमओटी, एमओटी की जरूरत पड़ी क्यों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत पड़ी क्यों। बेटा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ फेलियर्स थे पिछली वाली थ्योरीज के, वीपीटी, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसको फिर एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, क्या चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की बेटा, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो पहले तो बेटा ये चीज समझो कि हमारे पास क्या है, दो तरह के सबस्टांसेस होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, एक को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एक वर्ड आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली अट्रैक्शन और रिपल्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बेटा वो सबस्टांसेस होते हैं जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करते हैं, एंड डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो नहीं करते, रिपल्शन शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक या अट्रैक्ट वो होते हैं मैग्नेट के टुवर्ड्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। एंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम O2 की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 + 8 = 16, है ना। तो क्या इनकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। 16 है, 8 पेयर बन सकते हैं, है ना, 16 है, 8 पेयर बन सकते हैं। वैसे भी बेटा हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस तरीके से बनता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5, 6, 6 तो लोन पेयर्स है तो पेयर्स ना। ठीक है, जो बॉन्ड बनता है वो भी पेयर्स के बीच में बनता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी पेयर के बीच में बना हुआ है। ठीक है, सारे क्या है, पेयर्ड अप है। लुईस के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, फिर वीपीटी, वेस्पर, सभी के अकॉर्डिंग ऐसा ही है कि ये 16 है, ये क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, 8 पेयर्स बना देंगे, तो ये O2 क्या हुआ फिर, डायामैग्नेटिक। ठीक है, बट experimentally it is shown that oxygen gas is not diamagnetic, it is paramagnetic। ठीक है, इससे तो यही पता चलता है ना बेटा कि सारे पेयर्ड हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन चुके हैं, सो ऑक्सीजन गैस शुड बी डायमैग्नेटिक, बट दिस इज नेवर हैपेंड। ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं होती है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑक्सीजन को लेके आते हैं ना, लिक्विफाई करते हैं, तो वो कुछ टाइम तक उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है। ठीक है, जब तक उसके वेपर्स नहीं बन जाते। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर एमओटी ने उसको एक्सप्लेन किया कि वाई ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक्चुअल में एमओटी सिर्फ इसकी ही मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करती, इसको लाया तो इसी वजह से गया था कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और कोई शो नहीं कर पाया था। बट जब एमओटी आई तो एमओटी ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी, बहुत सारी प्रेडिक्टेबल ऑब्जर्वेशंस दी, जो मतलब बहुत ग्रेट लेके आई आइडियाज बाद में। ठीक है, तो काफी सक्सेसफुल हुई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी। तो अब हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में है क्या।
ठीक है। सो इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। रीड करो बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इट सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो अब तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सब शेल्स हैं। अगेन इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस का तो एक ही एस होते हैं, पी के पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जेड के 5 होते हैं, एफ के 7 होते हैं, है ना। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है, उसी तरीके से अगर दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन गया, जैसे पहले तो हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये मिलके H2 बन गए, अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब हम इसकी 1s2 थोड़ी ना लिखेंगे, अब वो 1s कौन से हाइड्रोजन का होगा नहीं पता। अगर हम बात करते हैं HF की, अब HF की क्या होगी, HF की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे नहीं पता, कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम क्या है, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने की ही नहीं है, ठीक है। हमने एटम्स की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, मॉलिक्यूलर तो की नहीं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जिस तरह से एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे ही अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल किए होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल किए होते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं वो बाद की बात है, लेकिन जस्ट हमें ये आइडिया हो कि है क्या, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। एटम में जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है। सेकेंड चीज देखो, only atomic orbitals of proper symmetry and comparable energy form molecular orbitals। सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना बेटा, जैसे एटम्स के अंदर होते हैं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं, सिर्फ वो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी ओरिएंटेशन या फिर जिनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी, कंपेरेबल होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करूं, 2s जो है वो 2s के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या है, 2s के एंड 2s के ही बनेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि जैसे px एंड py ओवरलैप नहीं करता, उसी तरह से 2px एंड 2py के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। तो जिनकी एनर्जी एंड जिनकी ओरिएंटेशन या सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी, उनके ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं 1s एंड 3s है, ये कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते, बिकॉज इनमें एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कल किया था ना एनर्जी, 1s नीचे और फिर ऊपर 2s एंड 2p है, देन 3s एंड 3p, तो 1 एंड 3 के बीच में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, है ना। तो एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनते हैं, क्लियर। अब बात आती है बेटा थर्ड की। थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, बट इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूक्लियस है, एंड इस एक न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ही इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन में भी एक ही न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, समवट किसी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगे, ऑर्बिट में प्रेजेंट होगे, जो भी है, ठीक है। लेकिन एक न्यूक्लियस के अराउंड ही वो रिवॉल्व करते हैं ना। बट अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें, अगर मैं O2 की बात करूं, तो अब O2 के लिए एक न्यूक्लियस नहीं है बेटा, अब 2 न्यूक्लियस हैं। कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है।
दूसरी वाली ऑक्सीजन का। मतलब हमारे पास अब 2 न्यूक्लियस हो गए। तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स क्या करना होता है बेटा, मूव करना होता है, ये रिवॉल्व करना होता है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट करने से पहले इन तीनों को ना हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास क्या है, एटम है। मैं इसको इरेज कर दूं, फर्स्ट वाला भी इरेज कर दूं। चलो, हमने क्या पढ़ा कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो हम क्या देखते हैं, पहले हम एस की ही बात करते हैं। ये हमारे क्या है, एस ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटम के ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मान लो एच के हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। पहले क्या है, 2 एटम्स हैं, है ना, ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे इस तरीके से। जब अप्रोच करेंगे, मान लो जब ओवरलैपिंग होगी, तो ये कुछ इस तरीके के बन गए, कुछ इस तरीके के बन गए। लेकिन अभी भी ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हैं। अभी भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने क्या कर लिया बेटा, ओवरलैप तो कर लिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बट फिलहाल ये क्या है, अपनी एटॉमिक फॉर्म में पड़े हैं। बट जब मॉलिक्यूल बन जाएगा, जब इनकी प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, मान लो यहाँ पे अभी हमारे पास प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हुई है, ये सिर्फ क्या है, एक दूसरे के नजदीक पड़े हैं। ठीक है, जब प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाती है, जब प्रॉपर ये क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, देखो ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके के। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इनमें बॉन्डिंग हो रही है, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, अगर ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन्होंने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद हमने ये चीज इनकी इरेज कर दी, ये इस तरीके की बन गई ना, क्योंकि वो वाली चीज दोनों के बीच में आ जाएगी, दोनों के बीच में कॉमन है, उसको मैंने इरेज कर दिया। ये क्या है, बॉन्डिंग स्टेट है, बॉन्ड इनमें बन चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है। यहाँ पे अभी कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं बना था, सिर्फ उनमें अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ओवरलैपिंग अभी हुई नहीं है। यहाँ पे ओवरलैपिंग जब हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब इसके क्या है, 2 सेंटर्स हैं। ठीक है, 2 सेंटर्स है। लेकिन बेटा जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कभी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनते, ओनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनते, साथ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। अब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, अब अगर तो ये ओवरलैप कर गए, तो ये सिचुएशन आ गई। मान लो किन्हीं की कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल्स थे जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं फिट बैठी, जिनकी नहीं फिट बैठी, उनमें मतलब ओरिएंटेशन का बहुत रोल होता है ना बेटा बॉन्डिंग में, तो उनमें बॉन्डिंग इतनी अच्छी तरीके से हुई नहीं। उनको हम बोलते हैं, मान लो इस तरीके से वो चलती एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें बॉन्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के जो नहीं थे, कुछ ये ऑर्बिटल्स जो थे वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के थे, उनमें तो बॉन्डिंग हो गई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे भी बनते हैं जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती है एंड वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? तो यही बात थी, पहले हमने क्या बोला, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अब देखो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड चीज क्या किया कि ओनली वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सिमेट्री एंड एनर्जी क्या हो, कंपेरेबल हो। तो वही चीज है, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, वही उनमें ही बॉन्डिंग हो रही है, बाकियों में तो बॉन्डिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के,
वो क्या होते हैं मोनोसेंट्रिक, इनका क्या है एक एक सेंटर है, लेकिन यहाँ पे इनका क्या आ गया बेटा, दो सेंटर हो गए, पॉलीसेंट्रिक हो गया। ठीक है, फोर्थ देखो, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग इज इक्वल्स टू टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, एक ये वाला एक ये वाला। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने ना वो भी दो है, एक तो कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अगर मान लो दो ये वाले होते, दो ये वाले होते, मान लो यहाँ पे चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते तो चार ही बनते, हो सकता है दो बॉन्डिंग बन जाते, दो एंटी बॉन्डिंग बन जाते। ठीक है, तो इस तरीके के जितने ही हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है। फिफ्थ देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको मैंने नीचे बनाया है, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बनाया है। क्यों? बिकॉज जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, लो, एंड एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है। इसीलिए लो एनर्जी वाले क्या होते हैं, आपको पता है ना, एनर्जी अगर कम हो तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई, है ना। एंड जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो कम स्टेबल होते हैं। अगर उनकी स्टेबिलिटी कम है इसीलिए उनको एंटी बोला गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो बॉन्डिंग में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड बाय अबाउ पॉली एक्सक्लूजन एंड हंट्स रूल। जिस तरीके से एटम्स के ऑर्बिटल्स को हम फिल करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते थे, पहले एस को, फिर पी को, फिर डी को, पहले सारे हाफ फिल्ड होंगे, बाद में फुली फिल्ड होंगे, पहले एक एनर्जी लेवल पूरा फिल होगा, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल तक जाएंगे। वही चीजें अभी भी हमारे पास क्या है, फॉलो करनी है हमें। ठीक है, जैसे जो कंडीशंस हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फॉलो करते थे वही अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी फॉलो करनी है। क्लियर है बेटा, ये थे हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम अप्रोच देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या फिर जो अभी हमने किया कि जो O2 है ना वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक शो भी तो करेंगे ना अब हम कि किस तरीके से पैरामैग्नेटिक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, किस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो सारा देखते हैं। जब आप एग्जाम्पल करोगे ना, एक एग्जाम्पल के साथ ही सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। पोस्टुलेट्स एक बार रीड कर लो, अच्छे से लिख लो, पढ़ लो, फिर हम अब नेक्स्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनकी स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो लिखो स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, देखो बेटा, अब हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, वो देखो सबसे पहले बेटा क्या है, हमारे पास कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग। तो इसके लिए पहले आपको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले बेटा हम सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पहले हमने क्या करना है बेटा, किस तरीके से हम बनाएंगे, पहले हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे ले लिया हमने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। इस हाइड्रोजन की क्या होगी, 1s1। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 1s तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। जब ये कंबाइन करते हैं ना बेटा, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरीके से बनाएंगे, देखो हमने पहले भी देखा, एक तो इनमें क्या बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये तो हमारी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गई। अब इसको नेम क्या देना है? ये 1s से बना है ना, ये भी 1s होगा, ये भी 1s से बना है, इसको भी 1s बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। क्या होगा? इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको भी सिग्मा 1s। अब ये तो दोनों का नेम सेम हो गया, तो ये जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम ऊपर लगा देते हैं स्टार। तो क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s एंड बॉन्डिंग वाला क्या होगा? सिग्मा 1s। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। जब हमने फिल करने हैं इन दोनों को, अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करने हैं। टोटल गिन लेंगे कितने हैं? 2। शुरू करेंगे नीचे से भरना। नीचे कितने आ सकते? एक ही ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में पहले हम इसको फिल करेंगे, फिर ही हम ऊपर जाएंगे ना। नीचे वाला खाली, ऊपर कैसे जाएंगे? पहले नीचे वाले को फिल करेंगे। नीचे कितने आ सकते हैं? 2, तो 2 आ गए। अगर तो कोई बचता फिर हम ऊपर ले जाते, अभी नहीं बचा तो हम यहीं पर है। ठीक है, बात करते हैं हीलियम 2 की, इसी से देखते हैं हीलियम 2। अगर हम हीलियम 2 की बात करें तो हीलियम 2 के लिए क्या होगा? यहाँ पे हीलियम के पास, इस हीलियम के पास 1s2 होते हैं तो 2, इसके पास भी 1s2 होते हैं तो 2। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 2 तो यहाँ पे फिल है, 2 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे हीलियम 2 की, वैसे तो हीलियम 2 इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, हीलियम 2 होता ही नहीं, क्योंकि हीलियम तो नोबल गैस है, ये तो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं, इमेजिनरी है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो क्या है कि पहले छोटा वाला, नीचे वाला सॉरी, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फिर सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। ये आ गई हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे थे। इसी तरह से बेटा फिल करते हैं। ठीक है, अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फिर बाकियों की करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एंड वो भी 1 से लेके नियॉन तक, मतलब H2 से लेके Ne2 तक हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू MOT, इनकी ही स्ट्रक्चर करनी है। ठीक है, तो देखते हैं पहले जनरल। अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 14 है हमारे पास, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रेटर देन 14 है, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले लेस देन 14, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 14 का क्या मतलब? अगर हम हीलियम की हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो वो लेस देन 14 में आएगा। अगर मान लो मैंने बात कर ली कार्बन की, कार्बन में कितने होते हैं? टोटल 12। तो कार्बन, वैसे तो कार्बन में तो 6 हैं, लेकिन कार्बन 2 की बात करेंगे ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होंगे फिर हमारे पास? 12 बन जाएंगे, लेस देन 14 में आएंगे। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, N2 की बात करूं, तो वो 14 होते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं F2 की बात करूं तो उसमें कितने आ जाएंगे? 18, फिर वो इस कैटेगरी में आएगा। समझ में आई? तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझो कैसे करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करना है 1s से, 1s से, एंड हमें पता है जो s ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो क्या आएगा? पहले सिग्मा 1s। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर 1s के बाद क्या आता है? 2s, वो भी तो s ही है ना, वो भी क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो पहले क्या आएगा? सिग्मा 2s, फिर क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है? बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर आएंगे हमारे पास बेटा 2p ऑर्बिटल। जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो, हमें पता है जो Z होता है, pz की अगर हम बात करें, उनमें क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। वो क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। हमें पता है ना, pz हमेशा
सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो पी जेड के साथ बना रहे हो चाहे वो एस के साथ बना रहे हो। एंड पी वाई एंड पी एक्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्स एंड वाई की। तो पहले क्या लिखेंगे, पाई 2px पाई 2py। फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz। मतलब पहले सारे बॉन्डिंग, बाद में एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब एक छोटी सी चीज बाकी है इसमें, वो क्या है बेटा, पाई एंड एक्स इन दोनों की एनर्जी होती है सेम, बाकियों की एनर्जी इंक्रीज करती रहती है 1 by 1। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी सेम होती है, एक ही लेवल पे होते हैं। मतलब इनको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर ग्रेटर देन 14 है, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ इन दोनों को चेंज करना है। इसके लिए सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, पाई 2px एंड पाई 2py की वैल्यू बाद में। ठीक है, तो पहले तो सेम ही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब चेंज हो गया, अब पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर क्या आएगा, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। देन ये सेम ही रहेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन 14। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा कैसे करना है इसको, कॉपी पे नोटबुक पे साथ में लिख के रखो, तभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट हमने कैसे बनानी है। देखो, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बेटा बनाई जाती है पहले। अगर मैं हमने हाइड्रोजन की बात की है ना, तो देखो पहले क्या होता है, हमारे पास 1s बनाते हैं। ये है 1s, ये है 1s, ये क्या है, सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर 1s के बाद आएंगे 2s। ठीक है, फिर आएगा 2s, इसी तरह से 2s की एनर्जी 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर आएंगे 2p। मेरे पास बोर्ड छोटा है, आपने क्या करना है, नोटबुक पे 2s के ऊपर 2p की बनानी है। ठीक है, मैं साइड पे बना रही हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, सबसे नीचे होती है 1s, फिर उसके ऊपर आती है 2s, फिर आती है 2p उसके ऊपर। ठीक है, इसके आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 2p वाली मैं इधर बना रही हूँ, आपने क्या करना है, 2s के ऊपर बनानी है। ठीक है, तो देखो फिर क्या आएगी, 2p की बात करें, 2p कितनी होती है, 3 होती है ना एनर्जी लेवल, तो 3 बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, अब ऐसा है कि अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। देखो, अगर हम बात करें लेस देन 14 के लिए, ठीक है, पहले लेस देन 14 की बात करते हैं। जब हम लेस देन 14 की बात करते हैं तो मुझे याद करवाओ क्या होता है, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है, पाई 2px एंड पाई 2py ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, पाई 2px, पाई 2py। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा सिग्मा 2pz, फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार
2p1, देन क्या आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फिल करनी है ग्रेटर देन 14, तो ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ओनली यही फर्क होगा, बाकी सारा सेम होगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या है, अगर हमने इसमें फिलिंग करनी है, फिलिंग किस तरीके से करनी है, देखो फिलिंग ऐसे करेंगे, अगर मान लो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, पहले H2 की बात करते हैं। H2 के लिए पहले हाइड्रोजन का देख लिया करो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन माने, इसमें दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा H2 पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इस पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब देखो जो H2 है ना, H2 है, H2 के पास पहले कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। H2 पॉजिटिव की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s। ठीक है, अगर आपने H2 की लिखनी है तो सिग्मा 1s1, इसकी आएगी सिग्मा 1s2। अगर आपने H2 नेगेटिव की लिखनी है तब कैसे लिखोगे, H2 में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अगर आपने नेगेटिव लिखना है तो इन दोनों में से किसी भी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो, क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने और ले लिया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिलिंग कैसे करोगे, यहाँ पे तो हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में, तो यहाँ पे चला जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s1। क्लियर है, इस तरीके से हमने सारे फिल करने हैं। फिर हम बात करते हैं हीलियम 2 की। अगर हीलियम 2 की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी फुली फिल्ड हो गया। अब इसमें सिग्मा 1s आ गए, सिग्मा स्टार 1s आ गए। क्लियर है, फिर हम बात करते हैं, चलो ये तो ठीक है, अब हम सीधा N2 पे आते हैं। बाकी आप सभी फिल करते रहना, N2 की बात करते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। स्ट्रक्चर हमारी यही वाली रहेगी, हमने लेस देन 14 के लिए बनाई हुई है। तो इसमें क्या होता है, पहले ना ऐसे करो, एक नाइट्रोजन ले लिया करो, अगर नहीं समझ में आता तो। एक नाइट्रोजन ले लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, ऑर्बिटल वाली क्या थी, 1s2 2s2 2p3, इसको फिल कर दो। वन एस में ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। 1s में कितने हैं, 2, 2s में कितने हैं, 2, 2p3, फिर 2p में कितने हैं, यहाँ पे 3 ना, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली दूसरी वाले नाइट्रोजन में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। क्लियर, अब इनको बढ़ते जाओ, यहाँ पे टोटल हो गए 4, 2 नीचे 2 ऊपर, यहाँ पे टोटल हो गए 4, 2 नीचे 2 ऊपर, यहाँ पे देखो टोटल हो गए 6। अब इसको कैसे फिल करना है, इसको फिल करना है बेटा, देखो 6 है, इसका मतलब पहले हमने इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हाफ फिल्ड। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन अभी भी 4 पूरे 6 पूरे नहीं हुए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और भर देते हैं, अभी भी नहीं पूरे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। समझ में आया कैसे करने हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं बोरोन की बात करूं, ये तो N2 हो गया, N2 समझ में आ गया। अगर मैं बोरोन की बात करूं, B2 की बात करूं, तो B2 की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 होता है इसका, इसमें टोटल 10 आ जाएंगे, है ना। इसमें क्या है, बोरोन में 5 होता है, तो ये आएगा।
ठीक है। अब बाकी तो सारा सेम है, लेकिन 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे होगी इसकी फिलिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहले क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। क्लियर है बेटा? ऐसे ही अगर B2 पॉजिटिव आए, B2 नेगेटिव आए, फिर करते रहना। B2 पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर आपके पास B2 नेगेटिव आ गया, कोई किसी भी साइड एक इलेक्ट्रॉन भर दो एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं लेके जाना क्योंकि हमारा नीचे वाला शेल फुली फिल्ड नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी एक के पास फिल कर दो, फिर बाद में ऊपर जाओ। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम क्या है, इनको फिल करते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होती है। ठीक है, हमने बेटा बात करनी थी O2 की। हमने बोला था कि O2 डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता क्या है, फिर हम लास्ट में O2 के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज देख लो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें और क्या क्या जानकारी देती है। ठीक है, होमवर्क आपका ये है कि आपने H2 से लेके Ne2 सभी तक, सॉरी Ne2, हाँ, सभी तक क्या है, ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो अब क्या है बेटा, क्या क्या चीजें हमें बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले ये बताती है बेटा हमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताती है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बना है, वो बताती है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। Na मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनको बोला जाता है Na। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों की वैल्यूज हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे सभी का, देखिए ये कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ या देखो स्ट्रेंथ का तो हमें पता चल जाएगा। देखो सेकंड हम लिख लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? अगर तो आया हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई 1 2 3, तो ऑब्वियसली जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है? मतलब बॉन्ड ऑर्डर से ही हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, इसी से ही हमें बॉन्ड लेंथ का पता चल जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो थर्ड हेडिंग आप बॉन्ड लेंथ भी बना सकते हो। ठीक है, एक चीज और बेटा कि कभी भी अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ना, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होल वैल्यू है। कई बार 0 भी आ जाता है। ठीक है, कई बार ही आपके पास फ्रैक्शन में भी आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, नेगेटिव आया तो गलत है। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है एंड 0 भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया, 3 चीजें हमें पता चल गई। एक चीज से बॉन्ड ऑर्डर पता चला, उससे हमने क्या निकाली है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ निकाली है। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ चीज हम पता लगा सकते हैं बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में भी यही आ जाता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, फिर आता है बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक कैरेक्टर ही हमें बताएगा कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अगर मान लो हमने क्या देखना है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग।
अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तब तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, लिख लो, अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तब तो पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं तब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब एक लास्ट चीज है बेटा जो हम पता करते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी किस तरीके से पता करते हैं बेटा, अगर तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो, ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग हो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग हो, फिर वो होता है स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग लेस देन एंड इक्वल्स टू हो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तब वो होता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्यों होता है अनस्टेबल, क्यों होता है स्टेबल, ये जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर ये निकालेंगे ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब पता चल जाएगा, तब बताऊंगी क्यों स्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर बॉन्डिंग ज्यादा है, बॉन्डिंग ज्यादा होनी चाहिए बस, फिर ही स्टेबल होगा, अगर कम हुए या इक्वल हुए एंटी बॉन्डिंग के, फिर वो अनस्टेबल है। क्लियर है, तो ये 5 चीजें हैं जो बताता है बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बताती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे बेटा एक चीज लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ मेरे ड्रॉ करना, चाहे तो मेरे से पहले ही ड्रॉ कर लेना। क्या है, एक तो बेटा हमारे पास है O2, ठीक है, एक है O2 नेगेटिव, एक है O2 पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज और बेटा, मान लो अगर आप किसी भी कोई मॉलिक्यूल बना रहे हो, एक मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनाना सिखाया, एक न्यूट्रल वाला बनाना सिखाया। अगर मान लो हम बात करें कि किसी के पॉजिटिव हैं या किसी के नेगेटिव हैं, वो 14, देखो मान लो O2 है ना, O2 की तो मान लो आ रही है 16, ठीक है, O2 की तो आ रही है 16, इसमें तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे, ग्रेटर देन 14 वाली। ठीक है, O2 नेगेटिव की आ जाएगी 17, इसकी भी यही भरी जाएगी। O2 पॉजिटिव की क्या आ जाएगी 15, इसकी भी यही वाली भरी जाएगी। लेकिन मान लो अगर मैंने O2 2 पॉजिटिव बोल दिया, O2 2 पॉजिटिव बोल दिया, अब यहाँ पे आ गए 14, तो हम कौन सी बनाएंगे, हम लेस देन 14 वाली बनाएंगे, इक्वल टू 14 वाली बनाएंगे, या ग्रेटर देन 14 वाली बनाएंगे। हमने इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाली लेके चलनी होती है, ये वाली। ठीक है, पहले O2 की बनाएंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हमारे पास 14 से कम भी बन जाते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर O2 के अकॉर्डिंग, इसके पेरेंट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर है, चलो इनकी ड्रॉ करते हैं तीनों। देखो 1s 2s वो तो फुली फिल्ड हो जाएंगे, है ना, 1s भी पूरा बच जाएगा, 2s भी पूरा बच जाएगा, हम ओनली 2p लेके चलते हैं। चलो अगर बनाना है तो 1s भी बना ही लेते हैं, ठीक है, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर ऊपर क्या बनाएंगे हम 2p, सॉरी 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर 2p ड्रॉ करो जल्दी से। 2p किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, अब यहाँ पे बेटा हमने ये देखना है कि O2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अगर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या है बेटा, इसमें हमारे पास पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, तो नीचे हम क्या बनाएंगे, पहले 1 फिर 2, ऊपर तो इस तरीके से ही बनते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px,
पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यही थे हमारे। तो देखो ऑक्सीजन की मैंने कैसे सिखाया था, पहले एक ऑक्सीजन की लिखनी होती है 1s2 2s2 2p4। पहले ये भरनी 1s2 2s2 2p4। सिमिलरली 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले 1s वाले फिल करना शुरू करेंगे। 4 है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यहाँ पे भी 4 है, 2 यहाँ पे भरेंगे 2 यहाँ पे भरेंगे, ये तो फुली फिल्ड हो गई। ठीक है, आप ये बनाना चाहते हो बना सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ओनली 1s को, 2s तो बनाना ही पड़ेगा। 1s को स्किप कर सकते हो क्योंकि वैसे भी ये क्या आ जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, आउटर शेल में आता ही नहीं, वैलेंस में आता ही नहीं। ठीक है, अगर ड्रॉ कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, सारे ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो 2p का क्या चक्कर है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, पहले यहाँ पे कितने आएंगे 2 फिल करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे 1 2, अभी भी बचती है क्योंकि ये तो ओनली 4 हुए, 8 भरने हैं, तो 2 हमें और फिल करने पड़ेंगे, 6 हो गए। अब आते हैं ऊपर 7 एंड 8। क्लियर हुआ, 7 एंड 8। अब क्या बोला था बेटा हमने शुरू में कि O2, अच्छा देखो पहले इसमें मुझे ये बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देखो पहले देख लो, ये पेयर्ड है, ठीक है, ये भी पेयर्ड है, ठीक है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, हमें इनसे मतलब नहीं है, इनको हमने नहीं देखना, चाहे पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो, हमने नहीं देखना। पेयर्ड 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 पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है, ये दोनों भी पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड आ गए। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हो ना तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी में 3 आ जाते हैं, वैसे 3 तो होंगे ही नहीं, 2 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, चलो सेकेंड चीज, यही चीज थी बेटा जो हमने एक्सप्लेन करनी थी, इसी के लिए ही सारे इतना झंझट करना पड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन्होंने बनाई, ये प्रूफ करने के लिए कि ऑक्सीजन में चाहे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पेयर्स बन सकते हैं, बट फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज इसके पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, हाफ फिल्ड। ठीक है, जो अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड नहीं होता। इसीलिए जो O2 है, O2 गैस होती है, ये पैरामैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करती है, अट्रैक्टिव होती है टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्लियर है, अब बेटा हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा, कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए बॉन्डिंग, माइनस एंटी बॉन्डिंग गिनो, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 4/2 कैंसल होके 2, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई, 2। वैसे भी हमें पता है कि O2 में कितना होता है, बॉन्ड 2 होता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। ठीक है, अब मैंने O2 का किया, अब हम O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव का देखते हैं। पहले हम O2 नेगेटिव करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर याद रखना कितना आया था, 2। ठीक है, इससे पहले ये देख लो कि ये स्टेबल भी है या नहीं। बॉन्डिंग इसके कितने आए थे, 10, एंटी बॉन्डिंग कितने आए थे, 6, तो बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर कभी भी बॉन्डिंग इक्वल हुई एंटी बॉन्डिंग के, मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास बॉन्डिंग कितने थे, 10 थे, एंटी बॉन्डिंग भी मान लो 10 ही आ जाते। ठीक है, तो फिर क्या होता, देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता, फिर इसका 0 ही आता ना बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब उसमें बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। अगर मान लो ज्यादा आ जाते एंटी बॉन्डिंग, मान लो 11 आ जाती,
तो -1/2। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर तो कभी भी नहीं होता किसी का, इसीलिए वो अनस्टेबल हुआ। क्लियर है? तो स्टेबिलिटी भी आपको इसकी आ सकती है कि स्टेबल है या नहीं। ज्यादातर बेटा क्वेश्चन ये आएगा, आपको दे देंगे O2, O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव, बोलेंगे ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दीज थ्री एंड कंपेयर देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करो, स्टेबिलिटी को कंपेयर करो और बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो तीनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, एंड इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या कितने मतलब बन रहे हैं। ठीक है, कितना वो स्टेबल है, कितना वो कम स्टेबल है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो हम लिख के रखते हैं। पहले O2 के लिए लिख के रखते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो कितना आया था 2, एंड इसमें क्या थे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ग्रेटर देन थे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास है O2 नेगेटिव। अगर हम O2 नेगेटिव की बात करें, O2 नेगेटिव में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं। दोनों में से किसी भी साइड ऐड कर दो, मान लो हमने इस साइड एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। कहाँ पे आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखो पहले बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 4, 6 है ना, 7, 8, 9, 10, बॉन्डिंग तो उतनी ही है। एंटी बॉन्डिंग में फर्क पड़ा, एक इंक्रीज कर गया एंटी बॉन्डिंग, पहले 6 थे, अब कितने हो गए 7/2, कितने आ गए 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया। अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5। अब देखो इसमें O2 नेगेटिव के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5। अब हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, एंड पहले इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देख लो। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है इसका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बट लेस देन O2 से लेस देन, बिकॉज O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े थे, इसके पास एक ही है, तो ये क्या है, कम पैरामैग्नेटिक है देन O2, बट पैरामैग्नेटिक तो है। ठीक है, देन अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें, O2 पॉजिटिव के लिए ये हमारे पास पहले O2 की है, फिर हम एक इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज कर देते हैं। मान लो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचती है, O2 पॉजिटिव की। तो इसके लिए अगर हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, बॉन्डिंग तो नहीं है। अब एंटी बॉन्डिंग इसमें कम हो गया, पहले 6 था, अब कितना हो गया 5/2, 5/2 कितना होगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 2.5। क्लियर है, कितना आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो इस तरीके से बेटा हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, अब कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली 2.5 वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू 2, बिकॉज इसमें क्या बन रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ 2 से ज्यादा 2.5 है, तो इसलिए क्या है, ये ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर इसका किसका ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, स्टेबल तो ये सारे होंगे, क्योंकि ना ही तो किसी में नेगेटिव आ रहा है, ना ही किसी में 0 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सारे स्टेबल है। क्लियर है बेटा, एंड अगर हम स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर देखें, वो भी हम देख सकते हैं। वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बेटा, तो ये सारा था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। ठीक है, आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, छोटा सा टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है बेटा, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसको बोलते हैं, हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो एंड एक क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल HF की अगर हम बात करें, अगर हम HF की बात करें, मान लो हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया, मान लो ये लिक्विड की फॉर्म में है, तो
उस लिक्विड में ओनली एक मॉलिक्यूल तो नहीं प्रेजेंट होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे HF के, है ना। एंड हमें पता है जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना। ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब क्या है, देखो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में एक तरह से अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। इस अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज एक तरह से अट्रैक्शन हो रही है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, परफेक्ट बॉन्ड नहीं बन रहा, ना शेयरिंग हो रही है ना ट्रांसफर हो रहा है, एक सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से तो ये वीक होगा, बट बाकी सारी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रही है बॉन्ड के अलावा उनसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के हम बोल दे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनना, इस प्रोसेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड जो ये फोर्स होती है ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने बना लिया। अब जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये दो तरीके का होता है, टाइप्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के। एक तो है इंटर मॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। जो इंटर मॉलिक्यूलर है वो यही वाला जिसमें दो अलग अलग एटम मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो ये मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होता है बेटा, मान लो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की एक पोजीशन पे क्या बना हुआ है, OH। ठीक है, मतलब फिनोल की तरह है। एक हमने ले लिया नाइट्रो ग्रुप, मतलब हम नाइट्रोफिनोल की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, नाइट्रोफिनोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH लगा है। तो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन जो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एंड इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, अब है तो अलग अलग एटम्स के बीच में ना, ऐसे तो नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन लगा है, नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन लगा है, वो आपस में कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं ना। ये अलग के साथ लगा है, ये अलग के साथ लगा है, आपस में चाहे वो जुड़े हुए हैं लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन, इनकी दो टाइप्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, इतना किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे सिलेबस में। तो बेटा इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो मतलब खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो अब बेटा तो आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।